देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनर मुनि सब होहि सुखारे। मेरे स्नेही छात्रों, आज मैं सीबीएसई बोर्ड के 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए गद्य भाग प्रथम पाठ नेताजी के चश्मा पर परिचर्चा करूंगा। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित एक चर्चित कहानी है। स्वयं प्रकाश आधुनिक काल के विख्यात गद्यकार तो है ही, साथ साथ उच्च कोटि के कहानीकार भी। मध्य प्रदेश के इंदौर में सन 1947 में जन्मे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले कहानी को अपना आधार बनाया। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में व्यतीत हुआ। इनके प्रमुख रचना सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन बड़ा ही चर्चित रहा है, तथा इनके 2 उपन्यास भी चर्चित रहे हैं। एक बीच में विनय और दूसरा ईंधन। इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। इन्हें बनमाली पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे के रूप में स्वयं प्रकाश का नाम आता है। इनके द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक में नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ना है। नेताजी के चश्मा कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हम सबसे पहले देखेंगे। इकलौते का अर्थ होता है एकमात्र। खुशमिजाज माने हंसमुख स्वभाव का। रियल माने वास्तविक। कौतिक माने हैरानी। कौतुक माने हैरानी। उत्सुकता। ओरिजिनल माने असली। तोंद माने बड़ा पेट। पारदर्शी मानो जो इस तरफ से उस तरफ तक दिखाई दे। संदूकची लोहे के बनी हुई छोटी पेटी। समक्ष माने सामने। सराहनीय माने प्रशंसनीय। फौज माने सेना। प्रतिमा माने मूर्ति। प्रफुल्लता माने प्रसन्नता। ख्याल माने ध्यान। बतीसी, बतीसों दांत की पंक्ति। बतीसी निकालना माने मजाक करना, हंसना। चेंज माने परिवर्तन, बदलाव। दुर्दमनीय माने जिसका दमन नहीं किया जा सके। प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। स्वयं प्रकाश ने
नेताजी के चश्मा कहानी के माध्यम से देशभक्ति की भावना को दिखाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार स्वयं प्रकाश यह बतलाना चाहे हैं कि चारों ओर की सीमाओं से घिरे भूभाग देश नहीं कहलाता, अपितु इसके अंदर रहने वाले नागरिकों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों आदि के मिलने से एक पूर्ण देश का निर्माण होता है और इन सबसे प्रेम करने वाले देशभक्त कहलाते। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने देश के करोड़ों नागरिकों के महत्वपूर्ण योगदान को सजीव रूप दिया है। रचनाकार कहता है कि हवलदार साहब इसी रास्ते से रोज जाते थे। अपने कंपनी के कार्य के संबंध में उस कस्बे से होकर उन्हें जाना पड़ता था जिसमें इस कहानी का संबंध है। उस छोटे से कस्बे में कुछ पक्के मकान, लड़के लड़कियों का विद्यालय, एक सीमेंट बनाने का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर तथा एक नगर पालिका का दफ्तर था। नगर पालिका समय समय पर उस कस्बे का विकास कार्य संपन्न करती रहती थी। नगर पालिका के एक सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी ने उस कस्बे के एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवाना चाहा। नेताजी की मूर्ति बनाने के लिए टेंडर ठीका हो गया। बजट के अभाव में मूर्ति का निर्माण एक शिक्षक अध्यापक को दिया गया। अध्यापक मूर्ति 1 माह में बना देने के लिए भरोसा दिलाया। लेखक ने बताया है कि विद्यालय के अध्यापक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2 फीट की संगमरमर पत्थर की मूर्ति तैयार कर दी। उस संगमरमर की मूर्ति में नेताजी अत्यंत सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रहे थे, परंतु न जाने क्यों बजट के अभाव में या कारीगरी के भूल चूक हो जाने में नेताजी का चश्मा संगमरमर का दिखाई नहीं दे रहा था। वह लग रहा था कि बाहर से लगाया हुआ है। जब हवलदार साहब अपने काम से उधर से लौटे तो मूर्ति को देखा तो लगा कि इसमें कुछ परिवर्तन है। गौर से देखा तो पता चला कि चश्मा बदला हुआ है। वह जब अपने काम से उस कस्बे से गुजरते, चौराहे पर पान की गुमटी पर रुकते, पान खाते और चश्मा बदला हुआ सुभाष चंद्र बोस का चश्मा बदला हुआ देखकर आश्चर्यचकित होते। जब इनकी इच्छा दुर्दमनीय हो गई, यानी इच्छा को अब दबा न सके, तो एक दिन पान वाले से पूछ बैठे। पान वाला भी जो व्यक्ति था वह गजब किस्म का आदमी था। जब हवलदार साहब कौतुक बस पूछते हैं कि यह नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, पान वाले ने मुंह में पान जो ठूसे हुए है वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, बड़ा तोंद वाला था, हंसेगा तो तोंद डोलेगा ही। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर, यानी थोड़ा हंसकर बोला
कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले करता है। जब यह बात सुने तो पूछते हैं कि क्या वह फौज में कैप्टन था। हवलदार साहब बोलते हैं कि क्या वह फौज में कैप्टन था। मजाकिए लहजे में पान वाला बोलता है, वह लंगड़ा कैप्टन क्या रहेगा, वह कैप्टन नहीं है, वह लंगड़ा है, ऐसे ही घूमते रहता है। कुछ देर में देखा कि एक छोटी संदूकची लिए हुए वह आया, कुछ चश्मा भी बांस के फट्टी में टांगे हुए था। उसे देख करके ऐसा लगा गांधी टोपी पहरे हुए वह व्यक्ति साक्षात देशभक्त नजर आ रहा था। लेखक ने कहा है कि हवलदार साहब जितने बार भी उस कस्बे में आए, हर बार जब चश्मा बदला हुआ देखा तो उसे कैप्टन चश्मे वाले का ध्यान आता रहा। लेखक ने बताया कि हवलदार साहब करीब 2 वर्ष तक उस छोटे से कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। फिर अचानक एक दिन वे देखे कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान बंद थी। उस चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार आने पर हवलदार साहब ने जब पूछा तो वह पान वाला ने बताया कि कैप्टन मर गया। यह सुनकर हवलदार साहब वहां से दुखी होकर चुपचाप चले आए। उस पान वाले के भी आंख में आंसू आ गए थे। अर्थ यह निकलता है कि वह व्यक्ति जब कर्मठ होता है तो उसके मरने पर उसको न चाहने वाले भी, उसका मजाक उड़ाने वाले भी लोगों के आंख से आंसू निकल जाते हैं। 15 दिन बाद जब हवलदार साहब को दोबारा आना हुआ तो वह दुखी हो उठे। वहां न रुकने की ठान ली, चौराहे पर नहीं रुकने की ठान ली और अपने ड्राइवर को, चालक को हिदायत कर दिया कि उस चौराहे पर गाड़ी मत रोकना। लेकिन जैसे ही वे मूर्ति के निकट पहुंचे तो वे चीख उठे, गाड़ी रोको। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे का छोटा सा चश्मा बनाकर उस पर लगा दिया था। देश पर शहीद होने वाले वीरों के प्रति बच्चों की भावना व देशभक्ति पर भावुक हो उठे और उनकी आंखों में भी आंसू भर आए। कुल मिलाकर देखने पर हम यह पाते हैं कि यह कहानी अपने आप में अद्वितीय है। किसी भी कहानी के तत्व के रूप में कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण, शैली और उद्देश्य आता है। जब कथा वस्तु पर दृष्टिपात करते हैं तो कहानीकार ने इस कहानी की कथा वस्तु बड़ा ही सुंदर और सराहनीय ढंग से रखा है। चरित्र चित्रण भी बड़ा ही अस्मरणीय है। चाहे वह पान वाले का चरित्र चित्रण हो, चाहे हवलदार साहब का चरित्र चित्रण हो, चाहे कैप्टन का चरित्र चित्रण हो, इसमें जितने पात्र आए हैं सब का चरित्र चित्रण अपने आप में अद्वितीय है। संवाद शैली भी बड़ा सुंदर है। चाहे वह पान वाले से बात कर रहे हैं वहां का संवाद या अन्य जगह का संवाद, बड़े बड़े वाक्य भी हैं और छोटे वाक्य भी इसमें आए हैं। वातावरण, जिस वातावरण में इस कहानी की रचना हुई है वह चारों तरफ का वातावरण यहां पर सुंदर ढंग से रचनाकार ने प्रस्तुत किया है। ओजस्वी शैली और देशभक्ति का उद्देश्य लेकर के यह कहानी अपने आप में अद्वितीय है।
जब हम शीर्षक पर दृष्टिपात करते हैं तो वहां भी पाते हैं कि शीर्षक भी अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी शीर्षक के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और कहानी की यही विशेषता है कि यदि शीर्षक के ही इर्द गिर्द कहानी न घूमे तो वह कहानी सही नहीं कहा जाएगा। कुल मिलाकर देखने पर पाते हैं कि कहानीकार ने इस कहानी में ऐसे ऐसे रंग भरे हैं कि अंतः की गहराई कुछ ज्यादा ही उभर कर सामने आई है। इस कहानी में कहानीकार ने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सारे शब्दों का प्रयोग किया है। छोटे छोटे वाक्य तो हैं ही, कहीं कहीं बड़े बड़े वाक्य का भी प्रयोग हुआ है। स्वयं प्रकाश ने अपनी रचनाओं के लिए सामान्य जनता में बोली जाने वाली खड़ी बोली का तो प्रयोग किया ही है, साथ साथ कुछ देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं प्रभावोत्पादक है। इन्होंने रचना में थोड़ा सा हास्य भी दिया है, पान खाते हुए, और पान वाले का जब शारीरिक बनावट का वर्णन करते हैं तो वहां थोड़ा हास्य रस भी उभर करके सामने आया है। व्यंग भी है। कुल मिलाकर देखने पर कहानी अपने आप में विलक्षण प्रवृत्ति का है। धन्यवाद।